ये कहानी है एक ऐसे सिंगर की जो ओवरवेट थी एंड इसीलिए वो बैक स्टेज ही रहती एंड वहीं जो स्लिम और ब्यूटीफुल लड़की थी वो स्टेज पे लिप सिंक किया करती। लेकिन फिर एक दिन प्लास्टिक सर्जरी से वही ओवरवेट सिंगर बहुत ही खूबसूरत और स्लिम हो जाती है सिर्फ अपने प्यार को पाने के लिए। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक कोरियन लव स्टोरी बेस्ड मूवी की एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है 200 पाउंड्स ऑफ ब्यूटी। फिल्म की शुरुआत में हमें हैना को दिखाया जाता है जो एक फॉर्च्यून टेलर के पास गई थी अपने क्रश सैंगचुन की फोटोग्राफ लेकर उनसे ये पूछने क्या वो कभी उसका हो सकेगा, जिस पे उनका हमेशा की तरह जवाब था बिल्कुल नहीं। अब हर हफ्ते आने से जवाब थोड़ी ना बदल जाएगा। तो गाइस, सैंगचुन एक बहुत ही हैंडसम बंदा था और वह हैना ओवरवेट और अगली। पर फिर उनकी बात सुन हैना उदास हो जाती है एंड ये देख वो उसे एक एमुलेट देकर जाने के लिए बोल रहे थे, जिस पर हैना उन्हें खड़ी होकर शुक्रिया बोल रही थी कि तभी उसके कारण फॉर्च्यून टेलर पर रेड इंक गिर जाती है। यही नहीं, उनके पास जो स्टैचू था वो भी हैना से टूट जाता है एंड ये देख वो गुस्से में पूछ रहे थे क्या ऐसी कोई चीज़ है जो तुम सही से कर सकती हो। एंड तभी हमें दिखाया जाता है कि हैना की आवाज़ बहुत ही प्यारी थी एंड वो पार्ट टाइम डिफरेंट लोगों से फ़ोन पर इंटीमेट बातें किया करती, साथ ही उनके दुख भी बांटती। एंड फ़ोन पे तो सिर्फ लोग आवाज़ ही सुन सकते थे, इसलिए उन्हें लगता वो किसी हसीन लड़की से बात करे होंगे। एंड हैना भी इससे बहुत खुश थी क्योंकि रियलिटी में लोग उसके ओवरवेट होने के कारण अच्छे से बात नहीं करते। अब पार्ट टाइम तो वो ये सब कुछ किया करती, लेकिन इसके अलावा भी उसका एक काम था, उसका मेन काम एक बैक स्टेज सिंगर, वो भी एक फेमस के पॉप आइडल एमी के लिए। वैसे एमी दिखने में तो बहुत अच्छी थी लेकिन उसकी आवाज़ उतनी ही बुरी, तो म्यूज़िक कंपनी वाले ऑन स्टेज एमी को बस लिप सिंक करने के लिए बोला करते एंड असली आवाज़ हैना की होती जिसके सभी लोग दीवाने थे। एंड इन सभी बैक स्टेज चीज़ों का इंचार्ज था सैंगचुन, जो इस म्यूज़िक कंपनी के ओनर का बेटा भी था और वो अपने बड़े भाई चोई के साथ मिल इसे मैनेज करता। एंड हैना सैंगचुन को बहुत पसंद करती थी। वही फिल्म में दिखाया जाता है कि गाना गाते वक्त हैना सैंगचुन को कैमरा पे देख मुस्कुरा रही थी एंड फिर बैक स्टेज में जब वो खुद भी थोड़ा डांस करी थी तभी वो जगह टूट जाती है और वो ठीक नीचे गिरती है। उसके गिरने की बात जान सैंगचुन किसी तरह परफॉर्मेंस को मैनेज करता है, फिर एमी का राज सबके सामने आ जाता एंड नीचे गिरकर भी हैना गाना गा रही थी एंड इसलिए फिर परफॉर्मेंस के बाद सैंगचुन एमी की जगह हैना के गले लगता है और हैना ये देख बहुत खुश थी, लेकिन एमी बिल्कुल नहीं। फिर कुछ देर बाद हैना अपनी बेस्ट फ्रेंड मिन के साथ डिनर कर रही थी जो दरअसल एमी के बैंड की एक म्यूजिशियन भी थी। और वहाँ हैना कहती है कि उसे उम्मीद है सैंगचुन ज़रूर उसे पसंद करता होगा, वो हमेशा उसे अच्छे से बात करता है। जिससे मिन बोल रही थी ये बस तुम्हारा ख्वाब है। देखो 3 तरह की लड़कियाँ होती हैं, पहली खूबसूरत जो लड़कों के लिए ट्रेजर है यानी कि आइडल्स, दूसरी एवरेज जो उनके लिए एक प्रेजेंट है यानी मेरे जैसे, एंड तीसरी तुम्हारी तरह अगली जिन्हें वो सबसे पहले रिजेक्ट करते हैं। वैसे तुम्हें प्यार के बारे में कुछ पता भी है, जिस पर हैना अपने पास्ट को याद करी थी कि उसका एक बॉयफ्रेंड रह चुका था जिसे वो बहुत पसंद करती थी, लेकिन मीठी मीठी बातें कर वो बस हैना को अपनी डाइट पिल्स बेचने आया था और उसके बाद वो वहाँ से चला गया। एंड उस दिन हैना ने डिसाइड भी किया था कि वो दोबारा खाना खाएगी ही नहीं और वो डाइट पिल्स की मदद से स्लिम होगी। लेकिन अगले दिन एम्बुलेंस उसे हॉस्पिटल ले जा रही थी क्योंकि वो बीमार पड़ गई। पर असली मुसीबत तो डॉक्टर्स के लिए थी कि वो उसे एम्बुलेंस में बैठाए तो बैठाए कैसे, वो बहुत भारी थी। एंड उस दिन हैना रियलाइज़ करती है कि डाइट वगैरह उसके बस की बात नहीं। वहीं प्रेजेंट में ये सब याद कर दोनों दोस्त एक टैटू बनवाते हैं हकुना मटाटा एंड अफ्रीकन लोग का मानना था कि इस टैटू से विशेष पूरी होती है। वहीं फिर अगले दिन रिहर्सल्स के वक्त सैंगचुन सभी को सिखा रहा था कि उन्हें कैसे परफॉर्म करना है और हैना के रिहर्सल्स एज वेल एज बैक स्टेज परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी थी। और घर लौटते वक्त सैंगचुन उसकी बहुत तारीफ़ करता है क्योंकि कोशिश तो सभी करते हैं अच्छे करने की, लेकिन मैटर करता है अच्छा करना और हैना ये बखूबी करी थी और इसीलिए वो उसे कल अपनी बर्थडे पार्टी पर भी इनवाइट करता है। वहीं फिर वो हॉस्पिटल पहुंचती है जहाँ उसके फादर एडमिट थे एंड वहाँ पर वो उनके साथ डांस करी थी। जैसे उन्हें अल्जाइमर की बीमारी थी इसलिए हैना उन्हें अच्छा फील करवाने अपनी मॉम बन उनके साथ डांस किया करती। एंड फिर दूसरी तरफ सैंगचुन रास्ते में हैना को याद करा था क्योंकि उसकी कोई तो बात थी जो उसे बहुत पसंद है। फिर अगले दिन घर पर हैना को एक पार्सल मिलता है जिस पर रेड सूट था एंड इसे सैंगचुन ने ही भेजा था खास तौर पर उसके लिए।
इसलिए वो उसे पार्टी में पहन कर जाती है। लेकिन ये ड्रेस उसके लिए बहुत टाइट था, तो उसने एक ओवरकोट भी पहन रखा था। लेकिन पार्टी के कारण गर्मी बहुत थी, तो वो ओवरकोट को उतार देती है। एंड तभी सारे लोग उसे देख बहुत हैरान थे, क्योंकि साफ समझ आ रहा था वो ड्रेस उसके लिए नहीं बनी। जिस पर हैना कहती है, तुमने तो मेरे लिए भेजा था। पर तभी हम एमी को देखते हैं, जिसने जानबूझकर ये ड्रेस हैना के घर पर भिजवाया था उसके इंसल्ट करने, और वो आज खुद भी इसी सेम ड्रेस को पहन कर आई थी। एंड ये बात जान उदास होकर हैना घर लौट रही थी। लेकिन फिर कुछ देर बाद वॉशरूम में वो एमी और सैंजुन को आपस में बात करते सुन लेती है, जब वो कह रहा था, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, मैं उस जैसी लड़की की तरफ कभी अट्रैक्ट नहीं होने वाला। वो ओवरवेट और अगली है, लेकिन इसके बावजूद भी तुम्हें उसका मजाक उड़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमारी मेन सिंगर है। लेकिन वही अपनी बेइज्जती खुद सैंजुन के मुंह से सुन हैना का दिल टूट जाता है, क्योंकि उसे थोड़ी उम्मीद थी कि शायद सैंजुन उसे पसंद करता हो, पर वो भी अब टूट गई। एंड इसीलिए वो डिसाइड करती है सुसाइड करने का। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसका फ़ोन वाला क्लाइंट जो उसे कॉल कर इंटीमेट बातें करता था, उससे हैना को पता चलता है प्लास्टिक सर्जरी के बारे में, सिर्फ फेस की नहीं बल्कि सिर से लेकर पैर तक। एंड ये जान अगले दिन वो डॉक्टर ली के क्लिनिक पहुंचती है, जब वो उनसे अपनी सर्जरी की बात करी थी। एंड पैसे वो इंटरेस्ट के साथ EMI में भर देती, पर वो इसके लिए नहीं मानती। और ये सुन वो उन्हें ब्लैकमेल कर रही थी कॉल रिकॉर्डिंग्स की मदद से, क्योंकि शादी के बाद भी वो ये सब कुछ करते थे, एंड इसीलिए उन्हें राज़ी होना पड़ता है। जिस पर हैना बोल रही थी, मैं जानती हूँ आप कोई बुरे इंसान नहीं हो, लेकिन मेरे लिए ये करवाना बहुत ज़रूरी है। पर डॉक्टर ली उसे बता रहे थे, इस फुल बॉडी मेकओवर में तुम्हारी जान भी जा सकती है। जिस पर हैना का रिप्लाई था, मैं तो कल ही मारी गई, लेकिन आप मुझे एक नई ज़िंदगी दे सकते हो। एंड फिर डॉक्टर ली इस हेड टू टो प्लास्टिक सर्जरी की शुरुआत करते हैं, जहाँ पहले हैना को कई सारे एक्ट्रेसेस के फेस से अपने मुताबिक आईज, नोज, ईयर्स एंड जॉस को चूज़ करना था, यानी बिल्कुल कस्टमाइज तरीके से वो खुद को मेकओवर दे रही थी। फिर कुछ देर बाद रात को वो घर पहुंच अपने सारे सामान खाली करी थी, एंड भाई उसका जो पपी था उसे वो छोड़ आती है, क्योंकि इस सर्जरी में कई महीने लगने वाले थे, और दोनों रोते हुए अलग हो जाते हैं। वही फिर इस फुल बॉडी मेकओवर में एक लंबा वक्त चला जाता है, जिस दौरान एमी का सेकेंड एल्बम पोस्टपोन हो गया था, क्योंकि उनकी मेन सिंगर हैना गायब थी। एंड सभी इस बात से बहुत परेशान भी थे। लेकिन वही पूरे 1 साल तक हैना उसी ट्रीटमेंट के अंडर थी, और इसी बीच कभी कभी वो अपने फादर से हॉस्पिटल में मिलने जाती। और फिर 1 साल बाद हम देखते हैं कि वो एक बिल्कुल ही नई शख्स बन गई थी, स्लिम, ब्यूटीफुल एंड एलिगेंट। और खुद को आईने में इतना चेंज देख वो रोने लगती है, क्योंकि उसने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो इतनी अच्छी दिख सकती है। इवन सारे डॉक्टर्स भी सरप्राइज थे, क्योंकि वो इतनी खूबसूरत थी कि वो हंसती और रोती भी खूबसूरती से। और खुद को इतना स्लिम देख वो बहुत एक्साइटेड थी। एंड वो बड़ी डेनिम्स जिसे वो पहले पहना करती, वो अब उसके एक पैर में ही फिट हो जाती। एंड फिर वो उसी स्टोर से अपनी ड्रीम ड्रेस को पहन रोड पे आती है, और वो बहुत एक्साइटमेंट में चल रही थी, बिल्कुल मॉडल्स के जैसे, और सभी लोग उसे ही देख रहे थे। वहाँ से वो एक मॉल आ जाती है, कि उसे एमी और सैंजुन दिखते हैं। उन्हें देख वो छिप जाती है, और फिर वो उनकी बातें छिपकर सुन रही थी, जहाँ उसे पता चलता है एमी का कॉन्सर्ट 1 साल से बंद पड़ा है, और इसीलिए उसने एक सिटकॉम शो स्टार्ट किया है, जिसकी रेटिंग इतनी कम थी कि उनका कॉम्पिटिटर मुंह पर उन दोनों की बेइज्जती करके चला जाता है। एंड इसलिए एमी डेस्परेटली हैना की तलाश में थी। वही पार्किंग लॉट में एक डिलीवरी एजेंट खाना लेकर वापस लौट रहा था कि तभी उसकी नज़र हैना पे पड़ती है, और वो उसे देखने के कारण सामने गिर जाता है। हैना ये देख उसकी हेल्प करती है, और वहाँ वो डिलीवरी एजेंट उसकी तारीफ किया जा रहा था। लेकिन तभी सैंगजुन भी वहाँ आता है, एंड ये देख अपना फेस छिपा हैना भाग जाती है, और बाहर वो एक कार खरीद लेती है, क्योंकि शॉपकीपर बोल रहे थे आप जैसी ब्यूटीफुल लेडी के लिए ये कार बहुत सूट करेगा। और अगले दिन वो मज़े में कार चलाकर सामने ठोक देती है, जब सामने वाले कार का ओनर गुस्से में हैना के पास आता है, और ऑफिसर्स हैना से उसका ड्राइविंग लाइसेंस मांग रहे थे, तो वो उन्हें अपनी पुरानी फोटोग्राफ वाली लाइसेंस शो करती है। एंड इसीलिए उसे अरेस्ट कर लिया जाता है, क्योंकि कोई भी नहीं मान सकता पहले ये और अब ये। तो हैना प्रूफ के लिए अपनी दोस्त मिन को बुलाती है, जो खुद भी उसे पहचान नहीं पाती। इसलिए हैना उसे अपनी हकुना मटाटा वाली टैटू दिखाती है, और फिर वो दोनों एक रेस्टोरेंट चले आते हैं, जहाँ हैना मिन से पूछ रही थी दोबारा बैंड ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि उसे दोबारा सैंगजुन से मिलना था। और फिर वो दोनों स्टूडियो पहुँचते हैं जो ऑडिशंस हो रहे थे, और वह हैना ने सबको अपनी नई आइडेंटिटी एक कोरियन अमेरिकन बताई थी, जेनी। एंड जब जेनी गाकर उन्हें सुनाती है तो सबके खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उन्हें परफेक्ट सिंगर मिल गई थी,
लेकिन सैंजुन को उस पर डाउट हो रहा था एंड वो कहता है मैं जानता हूँ तुम कौन हो। ये सुन हैना रोते हुए माफ़ी मांगती है कि प्लीज़ मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। पर तभी सैंजुन बोल रहा था तो वही पार्किंग लॉट वाली लड़की हो ना, तुमने मेरा यहाँ तो पीछा किया। एंड ये जान कि हैना वाली आइडेंटिटी अब भी सीक्रेट है, वो लोग बात को चेंज कर देते हैं कि उसे भी सिंगर बनने का हमेशा से मन था। और सैंजुन उसका भाई चोई डिसाइड करते हैं क्यों ना वो जेनी को ही लीड सिंगर बना दे एमी के जगह। एंड इस बारे में वो अपने फादर से भी बात कर रहे थे जो म्यूज़िक कंपनी के मालिक हैं। अब वो उन्हें मना लेते हैं और फिर उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया जाता है। या फिर जेनी यानी हैना के कई सारे फ़ोटो शूट्स होते हैं जिनकी खबर न्यूज़ में पढ़ डॉक्टर ली भी बहुत खुश थे कि चलो अब उन्हें उनका पैसा वापस मिल जाएगा। लेकिन ये सारी बातें एमी को बहुत गुस्सा दिला रही थी और वो हैना के फादर के पास ही रहना शुरू कर देती है ताकि वो इसलिए हैना का पता लगा सके। उसे किसी भी हाल में हैना को ढूंढना था वरना उसका खुद का करियर बर्बाद हो जाता। वो बस चिल्ला रही थी मुझे दोबारा सिंगर बनना है। पर वहाँ हैना के फादर बोल रहे थे सिर्फ ईश्वर ही सब कुछ कर सकते हैं, हम इंसान तो सिर्फ वो कर सकते हैं जिसके हम काबिल हैं। और फिर अगले दिन एमी जेनी से मिलती है जब वो उसे पूछ रही थी तुम क्या बेसमेंट में रहती हो जो इतनी ज़्यादा फेयर हो, और क्या ये ब्यूटी सब कुछ नेचुरल है। जेनी ऑफ कोर्स हाँ कहती है। लेकिन फिर डॉक्टर ली हैना को समझा रहे थे ध्यान रखना अगर कोई भी मेल इसे टच करेगा तो वो समझ जाएगा कि तुम्हारी बॉडी नेचुरल नहीं है एंड इसीलिए खुद के कॉन्फिडेंस पे ज़्यादा ध्यान दो। और इस बात का ध्यान रख जेनी सैंजुन को अपनी कॉन्फिडेंस से इंप्रेस करने की कोशिश करी थी। लेकिन सैंजुन उसे हैना यानी जब वो ओवरवेट थी उसकी रिकॉर्डिंग सुनाता है कि वो जिस तरह गाया करती है वैसे जेनी को भी करना होगा। यही नहीं वह हैना की बहुत तारीफ करता है कि उसके जैसी कोई नहीं थी, सभी को बस खूबसूरती से मतलब है, लेकिन वो दिल से गाती थी। एंड इसीलिए शाम को जेनी सैंजुन को सच बताने का सोच रही थी लेकिन उसकी बेस्ट फ्रेंड मैन मना करती है कि वो ऐसा ना करे। याद है मैंने कहा था 3 तरह की लड़कियां होती है, ब्यूटीफुल, एवरेज और अगली। पर अब तुम इनमें से कोई भी नहीं हो क्योंकि तुमने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है और सच जानते ही वो तुम्हें निकाल देगा। लेकिन है ना तभी उसके घर जाती है डिनर के बहाने और वो वहाँ पर प्लास्टिक सर्जरी से रिलेटेड बातें कर रही थी कि तभी उसका पपी जिसे उसने छोड़ दिया था वो उसके पास आ जाता है। यानी हैना के छोड़ने के बाद उसे सैंजुन ने ही अपने पास रख लिया और वहाँ पर उस पेट को जेनी से चिपकता देख सैंजुन थोड़ा हैरान था। वही फिर वो अपना ओपिनियन शेयर करता है कि प्लास्टिक सर्जरी से उसे पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड ऐसी नहीं होनी चाहिए और इस बात से हैना उदास हो जाती है। वही फिर उसकी मुलाकात एमी से हुई थी जो खुद से सिंगिंग प्रैक्टिस करी थी। ये देख जेनी बोलती है इंसान को वही करना चाहिए जिसके लिए वो काबिल है, सब कुछ तो सिर्फ ईश्वर कर सकते हैं, ऐसा मेरे फादर बोला करते थे। और ये सुन एमी कंफर्म हो चुकी थी जेनी ही हैना है। सिर्फ वही नहीं बल्कि अगले दिन सैंजुन को भी पता चल जाता है कि जेनी और कोई नहीं बल्कि हैना ही है क्योंकि जेनी ने नशे में उसके घर पर हकुना मटाटा की ड्राइंग बनाई थी और ऐसी सेम ड्राइंग उसे हैना के पास भी बनी देखी थी। ये पहचान उसे रियलाइज़ होता है कि आखिर क्यों वो पपी जेनी के पास जा रहा था। वह फिर जेनी का पहला सॉन्ग बहुत हिट होता है और इसीलिए एक पार्टी थ्रू की जाती है। जेमी हैना के फादर को लेकर आई थी पर वह हैना सबके सामने अपने फादर को इग्नोर करती है। तब भी जब सैंजुन उन्हें मार कर गिरा देता है और ये देख उसकी बेस्ट फ्रेंड मैन उससे नाराज़ हो गई थी क्योंकि सिर्फ कुछ लोगों के नज़र में आने के लिए उसने अपने पिता की बेइज्जती होने दी सबके सामने। फिर पार्टी के बाद सैंजुन कह रहा था जेनी मैं जानता हूँ तुम कौन हो। एंड तभी हैना अपना प्यार उसके लिए रिवील करती है कि उसने ये सब कुछ उसके लिए करवाया। इतना दर्द, ये सर्जरी सिर्फ उसने सैंजुन को इम्प्रेस करने के लिए करवाई थी। पर इन सब के बावजूद सैंजुन को कोई फर्क नहीं पड़ता और ये बात जान हैना को खुद से घिन आने लगती है कि वह कितनी बेवकूफ़ थी कि उसने सैंजुन के लिए खुद को इतना दर्द दिया जबकि उसे तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। और रोते हुए वो वहाँ से चली जाती है। वही फिर एमी उन्हें वार्निंग दे रही थी कि हैना के साथ वाला कॉन्सर्ट रोक देने, वरना वो उसकी असलियत सबके सामने ला देगी। जिस बात पर सभी राजी थे लेकिन सैंजुन अकेला उस कॉन्सर्ट को हैना के लिए होने दे रहा था। और वह हैना से कहता है आज तुम ना ऑडियंस के लिए ना ही मेरे लिए, तुम सिर्फ खुद के लिए परफॉर्म करना। एंड इसलिए फिर कॉन्सर्ट के वक्त हैना गाना नहीं गाती बल्कि वो सबके सामने रोते हुए सच रिवील करती है कि वो ना ही ब्यूटीफुल है और ना ही इतनी स्लिम। असलियत में वो तो एक ओवरवेट अगली गर्ल थी जो बैक स्टेज गाना गाया करती एमी के लिए। एंड इसलिए
उसने खुद की एक सर्जरी भी करवाई। अब वो पूरे 1 साल के लिए गायब थी, अपने दोस्त, अपने पिता को छोड़कर, ताकि वो दूसरे लोगों को इम्प्रेस कर सके। एंड तभी सैंगजुन उसी टेप को प्ले करता है जब हैना ओवरवेट हुआ करती थी। एंड खुद को ही स्क्रीन पे देख वो कह रही थी, ये मैं हूँ, असली हैना। एंड इस बात से ऑडियंस हैना की रियलिटी को देख इतनी कनेक्ट हुई थी कि वो सभी उसके ट्रू सेल्फ को देख उसकी बहुत तारीफ करते हैं। और फिर वो जाकर क्राउड में अपने फादर के गले लग जाती है, जिस बात को देख मेन भी उसे माफ़ कर देती है। एंड अब हमें दिखाया जाता है उसने अपना स्टेज नेम जेनी हटाकर दोबारा हैना कर लिया था, और उसकी अगली सीडी हैना के नाम से रिलीज़ की जाती है, जो एक चार्ट बस्टर थी, और इससे वो एक हाईली सक्सेसफुल म्यूज़िक आर्टिस्ट बन चुकी थी। फिर सैंगजिन को भी रियलाइज़ होता है कि वो कौन सी चीज़ थी जो उसे हैना की तरफ हमेशा अट्रैक्ट करती। एंड वो चीज़ थी उसका इनोसेंस, और इसलिए आज भी वो उसकी हर मुमकिन मदद करता, इस उम्मीद में कि शायद एक दिन वो दोनों रिलेशनशिप में आ सके। एंड फिर पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि कोई शख्स डॉक्टर ली के पास दोबारा गई थी खुद की हेड टू टो सर्जरी करवानी, और वो और कोई नहीं बल्कि मिन खुद थी। और यहाँ ये फिल्म ख़त्म हो जाती है। गाइस, एक बहुत ही अमेजिंग फिल्म थी, एंड आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ इसे लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर देना, साथ ही प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून।